पॉजिटिव और निगेटिव। हमारे पास दो तरह का चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। इधर पॉजिटिव नेगेटिव, बट रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ए बॉडी इज इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कंसीडर करते हैं इट रिप्रेजेंटेशन स्मॉल ई, नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हाँ, इट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड है। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। तो यहाँ ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस चार्ज, और चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। जैसे एक हमने फार्मूला लिखा है प्लस माइनस एन ई, यहाँ एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एन की वैल्यू 1 है, जैसे अभी हम ऑब्जर्व कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कितना आया, चार्ज आया 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया। या फिर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। इफ देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिकम Q is equal to 2 into 1.6 into, ठीक है, इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, है ना। यानी चार्ज सुना होगा आपने, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है दैट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और हमेशा ये कंप्लीट इंटीजर होता है, यानी नंबर्स होता है 1 2 3 4 100 2000 जितने ले लो उतने नंबर्स एन के साथ आते हैं। तो यहां तक ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ गए देन इट बिकम नेगेटिव, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए देन इट बिकम पॉजिटिव। जाने पे पॉजिटिव, आने पे निगेटिव होती है। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन ही इसे पास में ला रहा है या दूर ले जा रहा है, फोर्स भी एक्सर्ट कराता है। इलेक्ट्रॉनों के साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी एक मिनट देख लेते हैं, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी देख लेंगे, है ना। पहली बात तो यही देखना होगा हमें कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए होंगे तभी तो ये बॉडी नेगेटिव बनेगी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन गए होंगे तभी ये बॉडी पॉजिटिव बनेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इट्स मीन इट ऑल्सो गेन सर्टेन अमाउंट ऑफ मास। ये एक्सेस में कोई चीज ले रहा है तो इसका मतलब इसके पास मास बढ़ रहा है, वो दे रहा है तो उसके ऊपर से मास लगातार कम होता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन देते हो तो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अभी हम बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करके वो मैक्सिमम सरफेस पे लाने की कोशिश करते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज ऑलवेज रीसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। चार्ज ऑलवेज रीसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। चार्ज कभी भी अंदर नहीं आता, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही कैरी करता है, और रीजन यही है दैट सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन हम इन्हीं में से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका नाम है सदाना बर्मन, आपने भी इसी साल 12th किया है बर्मन? देखो कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे हो, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, पूछने ही आए हो आप तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन 2 वे नहीं होगा तो हमेशा परेशानी रहेगी। साधना आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करो बेटा। तो रिप्लाई जरूर करते रहा करो, पता चलता रहेगा। हाँ, बात करना जरूरी है। सर को बताओ अपने बारे में। साधना आवाज आ रही है? हाँ बताना आप। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो बेसिकली? सर एमपी से, जयपुर से। अच्छा ठीक है, आपने 12th अभी पास आउट किया है? नहीं सर, इस साल कंपटीशन कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश करना सही आंसर आना चाहिए। वी हैव
a 1 coulomb charge जी सर। and second one is charge of 1 electron. According to you, which one is greater? एक हमारे पास 1 coulomb चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कौन सा बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नहीं भाई, आप देखो Q इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1, और अभी हम बात जो कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसके ऊपर पावर कितना आ रहा था? -19, यानी 10 की पावर -19. सो इट इज वेरी वेरी स्मॉलर. डेसिमल के बाद जब when electron merged together, आपस में मिल गए, तब उन्होंने कितना चार्ज प्रोड्यूस किया? 1 कूलम चार्ज. तो 1 कूलम चार्ज बहुत बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के कंपेरेटिवली, है ना. और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के मिलने पे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो इसमें पहला जो हमारा कंसेप्ट बनेगा वो इसी पे बनेगा कि हमें जब भी कभी चार्ज निकालना हो तो Ni वाले फार्मूले का यूज करेंगे. और अगर किसी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई चार्ज आ जाए जहां पे n कंप्लीट इंटीजर ना हो, यानी n की वैल्यू 1/3 आए, 2/3 आए, या कोई डेसिमल में आने लगे, तो सच टाइप ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल. ऐसा कोई चार्ज अस्तित्व में आ ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से प्रोड्यूस होता है ना. तो n की वैल्यू हमेशा कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में आनी चाहिए. रेशियो, फ्रिक्शनल, ऐसी कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं कंसीडर होगी. आधा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर नहीं होगा, जब भी होगा कंप्लीट होगा. तो चार्ज हमेशा उसके मल्टीपल में आएगा. तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ आएगी, और दूसरी प्रॉपर्टी आएगी इसी से रिलेटेड फोर्स के साथ. अभी हमें न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, लेकिन पहले हम देख लें फोर्स क्या था. इवन इफ आपने पढ़ रखा होगा कूलम्स लॉ, तो जनरल बात कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन नहीं है. आप भी बताना जो आपको पता हो, और जो नहीं पता वो भी बताना, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो ये मत समझना केवल पढ़ रहे हो, डिस्कशन जरूरी है. कूलम्स लॉ, कूलम के बारे में पता है. कूलम तो बेसिकली चार्ज की यूनिट थी, साइंटिस्ट के नाम पे है. और इन्होंने कहा कि we have two चार्ज. बेसिक फार्मूला देख रहे हैं अभी, कोई वेक्टर फॉर्म नहीं देख रहे. दो चार्ज पार्टिकल हैं, चाहे वो सेम नेचर के हो या अपोजिट नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव. कुछ कह रहे थे क्या? ठीक है. या अपोजिट नेचर के हो, दे ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. वो हमेशा फोर्स लगाएंगे. And according to Coulomb, this force F depend upon product of magnitude of two charge. जहां पे ये फोर्स Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा, है ना, दोनों के मल्टीप्लाई के. अगर कहीं लिखा हुआ आपको विजिबल ना हो तो आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो. दोनों चार्जेस के बीच का अगर सेपरेशन R है तो फिर हम is inversely proportional to R square. ये दोनों फैक्टर तो होते ही होते हैं, यानी वैसे भी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगी फोर्स उतना कम होता चला जाएगा. लेकिन इन दोनों के अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं, when we combine these two, F is directly proportional to Q1 Q2 over R square. यहाँ प्रोपोर्शनल लगा दिया. जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं. दिस कांस्टेंट इज स्मॉल के. याद आ रहा है फार्मूला? और स्मॉल के एक कांस्टेंट है, और स्मॉल के का वैल्यू कितना बनता है? 9 × 10 to the power 9. अरे गुड, बहुत बढ़िया. स्मॉल के की वैल्यू बनती है 9 × 10 to the power 9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. बिल्कुल सही है. और के की वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हो, यानी साइंटिस्टों ने सॉल्व किया, तो उन्होंने एक नई बात बताई कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट? व्हाट इट इज? एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? क्या पढ़ते हैं इसको?
परमिटिविटी है शायद। क्या पढ़ते हैं साधना? एप्सिलॉन नॉट एक, बता रहे हो? बताओ। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन फ्री इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह दो, है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, PERMITTIVITY, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस से रिलेटेड होती है। फ्री स्पेस का मतलब इसकी वैल्यू अलग, अच्छी बात है और याद भी, ये और भी अच्छा है। अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वैसे 1/4 मतलब भी आपको पता चल गया, सिंबल भी पहचान लिया, लेकिन सिंबल का रोल क्या होता है? सिंबल का रोल होता है केवल आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम एक्सेलेरेशन को ए, फोर्स को एफ, वेलोसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही थीटा, फाई, ये सारे सिंबल होते हैं। एंड एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो टाइप ऑफ सिंबल। अब बात आती है परमिटिविटी। परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ? दो चार्ज पार्टिकल के साथ ये परमिटिविटी कहां से आ गई? परमिटिविटी को हम डिफाइन करेंगे या समझ सकते हैं, चलो एक आसान भाषा में समझते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। आपको याद होगा, पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज में लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आ रही होती है। ये लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी होती हैं? इट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आपके पास 1 कूलाम चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगी, 10 कूलाम है तो ज्यादा होंगी, 100 कूलाम है तो और ज्यादा होंगी, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता है। इन लाइन ऑफ फोर्सेस की खास, इसे के चारों तरफ की जो स्पेस है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन लाइन ऑफ फोर्सेस की खासियत क्या है कि लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ये जो फोर्स लगाती हैं, इसी को हम डिफाइन कर रहे थे एफ से। और कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस किस मीडियम में जा रही होंगी, इन्हें हम परमिटिविटी से डिफाइन कर रहे हैं। वैसे फ्री स्पेस के अंदर ये लाइन ऑफ फोर्सेस यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 12 है ना। ये फ्री स्पेस में है। तो हमारा फार्मूला जो बनता है कूलाम लॉ का, अगर हम के को हटा देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही बनती है। हाँ, यहाँ इस पूरे फार्मूले में जो इंपॉर्टेंट बना वो ये मीडियम बन गया, जो एक नई चीज की तरह आया। और मीडियम की वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इफ देयर इज एनी मीडियम। अगर यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई मीडियम ले आए तो मीडियम लाने पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम आने पे। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है ना। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी इन एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का मतलब फ्री स्पेस। बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसी एक्सप्रेशन को, इन्हीं फार्मूलों को। देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। उमर आप ना माइक ऑफ कर लेना, जब जरूरत हो तो बात कर लेना, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है आपके माइक में। Q1 और Q2 ये दोनों यानी जो चार्ज है वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना, और इसके साथ ये स्केलर है। आप कुछ कह रहे हैं? ये कुरेश जी,
हैंड रेस किया हुआ है कुरेश जी। Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी है लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं किसी भी जगह पे वो वेक्टर फार्मूलों के साथ ही बनता है फोर्स का। पर अभी हम वेक्टर नहीं लेते, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह से वो सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखो, फोर्स का डायरेक्ट यूज भी है और थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी है। लिखना ए फ्री बॉल ऑफ मास 10 ग्राम कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power -8 कूलाम। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेना आप भी साधना। ए बॉल ऑफ 10 ग्राम कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power -8 कूलाम। What must be nature and magnitude of charge that should be given to another ball 7 centimeter below the other। क्वेश्चन करने से पहले ये जरूरी होता है कि हम क्वेश्चन को समझ लें। तो मैं क्वेश्चन एक बार समझा रहा हूं, आप समझना। इन्होंने कहा कि यहाँ दो बॉलें हैं, एक बॉल है P जिसका मास हमें दिया हुआ है 10 ग्राम और इसका चार्ज भी हमें दिया हुआ है 5 into 10 to the power -8 कूलाम। इससे नीचे की तरफ 7 सेंटीमीटर पे हमने एक दूसरी बॉल रख दी है Q। आपसे पूछा गया है इस दूसरी बॉल का चार्ज कितना होना चाहिए ताकि पहले वाली बॉल स्टेशनरी बनी रहे, अपनी जगह पे रुकी रहे, स्टेशनरी। ठीक है, डन। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये वाली बॉल ऊपर की तरफ है, दूसरी बॉल नीचे है और दूसरी बॉल के ऊपर चार्ज कितना हो ताकि ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी हो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जहां भी, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं, चाहे मैकेनिक्स का पोर्शन कर रहे हो, जहां भी कोई भी कंडीशन इक्विलिब्रियम बनाती है, बैलेंस बनाती है ना, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, तो उसका मतलब है उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, रोक रहे होंगे, न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे आप देखोगे। क्योंकि इस बॉल के अंदर मास है तो इसका वेट होगा और वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड साइड में। आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो माइक को अनम्यूट करके, कुरेश जी। इसका वेट होगा mg जो डाउनवर्ड साइड में होगा और इसके अंदर एक और फोर्स होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा एंड इट एक्ट आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ जा रहा होगा। इट इज इन बैलेंस कंडीशन, ये संतुलन की अवस्था में है, रुकी हुई है। इसका मतलब F इज इक्वल टू mg आ जाएगा। यहाँ पे F की जगह हम F की वैल्यू लगा सकते हैं। F की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और mg की वैल्यू mg रहेगी। देखो फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने बताई 9 into 10 to the power 9, इट रिमेन कांस्टेंट। आपको पता है Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 into 10 to the power -8। Q2 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन मार्क है जो आपको निकालनी है। R की वैल्यू गिवन है, M गिवन है, G गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम केवल कंसेप्ट बना रहे हैं। अगर समझ में आ गया उमर तो बता सकते हो अनम्यूट करके। जी सर गेटिंग। ठीक है।
ऐसे ही कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं पहले हम, ताकि आपको रिव्यू भी आ जाए और फंडामेंटल भी बनता चला जाए, है ना। यस सर। देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज में एक और प्रॉपर्टी होगी। अच्छा एक मिनट, ये कह रहे थे कि क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो वो स्केलर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर रहा है, और ये भी हम अभी बात कर चुके हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज तभी ले रहे हैं, फिर डिटेल आपके पास एक सरफेस है और उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, अगर हम इसके बराबर में नेबर में एक और सरफेस ले आए पास में, तो फिर इन दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रही थी वो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना शुरू कर देगी, और थोड़ी देर में देखोगे आप ये दोनों स्फीयर या बॉडीज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को शेयर कर चुके होंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, कैसे कंडक्शन में शेयर करते हैं इसको भी एक बार समझ लेना। लिखिएगा, एक उसको एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं, इस बात को भी लिखना। देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी। बहुत कॉमन है और आसान है, आप कोशिश करना। देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी कैरी चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.44 microcoulomb. How many electrons should be transferred so that they carry equal charge? आपके पास दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी के ऊपर अनइक्वल चार्ज है। ए है, ये बी है। ए के ऊपर -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, बी के ऊपर -0.44 माइक्रोकूलम चार्ज है। आपसे कहा गया है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा दें एक से दूसरे के ऊपर, ताकि दोनों के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल हो जाए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, और आपके भी आ गया साधना बर्मन। चलो, जब अनइक्वल चार्ज है और चार्ज हमें बराबर करना है, इसका मतलब हमें फाइनली एक कंडीशन तो बनानी है कि चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी। जितना चार्ज ए पे होगा उतना ही चार्ज बी पे भी आ जाना चाहिए फाइनल। इसका मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और जो प्लस वाला था दूसरा माइनस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। एक काम कर लेते हैं, ये रिसीव कर रहा है तो ये वैल्यू ये बने, ठीक है। यहाँ पे माइनस
इलेक्ट्रॉनों के ऊपर की वजह से चार्ज आता भी है और जाता भी है, और इसके ऊपर छोटे छोटे ये क्वेश्चन बनते भी हैं, आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। जैसे एक और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, इसमें पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और न्यूमेरिकल या तो फोर्स पे है या चार्ज पे है। फोर्स में दोनों तरह के फार्मूले लग सकते हैं, है ना। कौन कौन से? वेक्टर फार्मूले भी लगेंगे, और चार्ज की स्केलर प्रॉपर्टी को भी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा। जैसे इसी तरह का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इस बार आप सुनना और कोशिश करना बताने की क्या होना चाहिए। इन्होंने कहा है व्हाट इक्वल अमाउंट चार्ज वुड बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, ये पॉजिटिव और निगेटिव। हमारे पास दो तरह का चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। इधर पॉजिटिव निगेटिव, बट रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ए बॉडी इज इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कंसीडर करते हैं इट रिप्रेजेंटेशन स्मॉल ई, नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हाँ, इट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड है। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। तो यहाँ ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस चार्ज, और चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। जैसे एक हमने फार्मूला लिखा है प्लस माइनस एन ई, यहाँ एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एन की वैल्यू 1 है, जैसे अभी हम ऑब्जर्व कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कितना आया? चार्ज आया 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया। या फिर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। If there is transformation of 2 electron, then magnitude of charge become Q is equal to 2 into 1.6 into, ठीक है, it is called quantization, है ना। यानी चार्ज, सुना होगा आपने, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है दैट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और हमेशा ये कंप्लीट इंटीजर होता है, यानी नंबर्स होता है 1 2 3 4 100 2000, जितने ले लो उतने नंबर्स एन के साथ आते हैं। तो यहां तक ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ गए देन इट बिकम नेगेटिव, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए देन इट बिकम पॉजिटिव। जाने पे पॉजिटिव, आने पे निगेटिव होती है। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन ही इसे पास में ला रहा है या दूर ले जा रहा है, फोर्स भी एक्सर्ट कराता है। इलेक्ट्रॉनों के साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी एक मिनट देख लेते हैं, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी देख लेंगे, है ना। पहली बात तो यही देखना होगा हमें कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए होंगे तभी तो ये बॉडी नेगेटिव बनेगी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन गए होंगे तभी ये बॉडी पॉजिटिव बनेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इट्स मीन इट ऑल्सो गेन सर्टेन अमाउंट ऑफ मास। ये एक्सेस में कोई चीज ले रहा है तो इसका मतलब इसके पास मास बढ़ रहा है, वो दे रहा है तो उसके ऊपर से मास लगातार कम होता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन देते हो तो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अभी हम बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करके वो मैक्सिमम सरफेस पे लाने की कोशिश करते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज ऑलवेज रीसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। चार्ज ऑलवेज रीसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। चार्ज कभी भी अंदर नहीं आता, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही कैरी करता है, और रीजन यही है दैट सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर।
ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन हम इन्हीं में से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका नाम है सदाना बर्मन, आपने भी इसी साल 12th किया है बर्मन? देखो, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे हो। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, पूछने ही आए हो आप तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन टू वे नहीं होगा तो हमेशा परेशानी रहेगी। साधना आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करो बेटा। तो रिप्लाई जरूर करते रहा करो, पता चलता रहेगा। हाँ हाँ, बात करना जरूरी है। सर को बताओ अपने बारे में। साधना आवाज आ रही है? हाँ, बताना आप। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो बेसिकली? सर MP से, जलपुर से। अच्छा, ठीक है। आपने 12th अभी पास आउट किया है? नहीं सर, इस साल कंपटीशन कर रही थी। अच्छा, चलो ठीक है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश करना सही आंसर आना चाहिए। वी हैव ए 1 कूलम चार्ज एंड सेकंड वन इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज ग्रेटर? एक हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कौन सा बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नहीं भाई। आप देखो Q इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1, और अभी हम बात जो कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसके ऊपर पावर कितना आ रहा था? -19, यानी 10 की पावर -19। सो इट इज वेरी वेरी स्मॉलर। डेसिमल के 10 इलेक्ट्रॉन मर्ज टुगेदर, आपस में मिल गए, तब उन्होंने कितना चार्ज प्रोड्यूस किया? 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के कंपेरेटिवली, है ना? और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के मिलने पे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा कंसेप्ट बनेगा वो इसी पे बनेगा कि हमें जब भी कभी चार्ज निकालना हो तो Ni वाले फार्मूले का यूज करेंगे। और अगर किसी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई चार्ज आ जाए जहां पे n कंप्लीट इंटीजर ना हो, यानी n की वैल्यू 1/3 आए, 2/3 आए, या कोई डेसिमल में आने लगे, तो सच टाइप ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई चार्ज अस्तित्व में आ ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से प्रोड्यूस होता है ना? तो n की वैल्यू हमेशा कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में आनी चाहिए। रेशियो, फ्रिक्शनल, ऐसी कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं कंसीडर होगी। आधा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर नहीं होगा, जब भी होगा कंप्लीट होगा, तो चार्ज हमेशा उसके मल्टीपल में आएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ आएगी, और दूसरी प्रॉपर्टी आएगी इसी से रिलेटेड फोर्स के साथ। अभी हमें न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, लेकिन पहले हम देख लें फोर्स क्या था। इवन इफ आपने पढ़ रखा होगा कूलम्स लॉ, तो जनरल बात कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन नहीं है। आप भी बताना जो आपको पता हो, और जो नहीं पता वो भी बताना, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये मत समझना केवल पढ़ रहे हो, डिस्कशन जरूरी है। कूलम्स लॉ, कूलम के बारे में पता है? कूलम तो बेसिकली बेसिक फार्मूला देख रहे हैं अभी, कोई वेक्टर फॉर्म नहीं देख रहे। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, चाहे वो सेम नेचर के हो या अपोजिट नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ कह रहे थे क्या? ठीक है, या अपोजिट नेचर के हो, दे ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, वो हमेशा फोर्स लगाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू कूलम दिस फोर्स F डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्ज, जहां पे ये फोर्स Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा, है ना? दोनों के मल्टीप्लाई के। अगर कहीं लिखा हुआ आपको विजिबल ना हो तो आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। दोनों चार्जेस के बीच का अगर सेपरेशन R है तो फिर हम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये दोनों फैक्टर तो होते ही होते हैं, यानी वैसे भी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगी फोर्स उतना कम होता चला जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं, व्हेन वी कंबाइन दीज टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R²। यहाँ प्रोपोर्शनल लगा दिया। जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। दिस कांस्टेंट इज स्मॉल के, याद आ रहा है फार्मूला? और स्मॉल के एक कांस्टेंट है, और स्मॉल के का वैल्यू कितना बनता है? 9 × 10⁹। अरे गुड, बहुत बढ़िया।
स्मॉल के की वैल्यू बनती है 9 इंटू 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बिल्कुल सही है। और के की वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हो, यानी साइंटिस्टों ने सॉल्व किया, तो उन्होंने एक नई बात बताई कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट? व्हाट इट इज? एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? क्या पढ़ते हैं इसको? परमिटिविटी है शायद। क्या पढ़ते हैं साधना? एप्सिलॉन नॉट एक, बता रहे हो? बताओ। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन फ्री इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह दो, है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, PERMITTIVITY, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस से रिलेटेड होती है। फ्री स्पेस का मतलब इसकी वैल्यू अलग। अच्छी बात है और याद भी है, ये और भी अच्छा है। अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वैसे 1/4 मतलब भी आपको पता चल गया, सिंबल भी पहचान लिया, लेकिन सिंबल का रोल क्या होता है? सिंबल का रोल होता है केवल आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम एक्सेलरेशन को A, फोर्स को F, वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही थीटा, फाई, ये सारे सिंबल होते हैं। एंड एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो टाइप ऑफ सिंबल। अब बात आती है परमिटिविटी। परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ? दो चार्ज पार्टिकल के साथ ये परमिटिविटी कहां से आ गई? परमिटिविटी को हम डिफाइन करेंगे या समझ सकते हैं, चलो एक आसान भाषा में समझते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज में लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आ रही होती है। ये लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी होती हैं? इट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आपके पास 1 कूलाम चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्सेस कम होंगी, 10 कूलाम है तो ज्यादा होंगी, 100 कूलाम है तो और ज्यादा होंगी, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता है। इन लाइन ऑफ फोर्सेस की खास, इसे के चारों तरफ की जो स्पेस है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन लाइन ऑफ फोर्सेस की खासियत क्या है कि लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ये जो फोर्स लगाती हैं, इसी को हम डिफाइन कर रहे थे ऐसे। और कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस किस मीडियम में जा रही होंगी, इन्हें हम परमिटिविटी से डिफाइन कर रहे हैं। वैसे फ्री स्पेस के अंदर ये लाइन ऑफ फोर्सेस यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻11 है ना। ये फ्री स्पेस में है। तो हमारा फार्मूला जो बनता है कूलाम लॉ का, अगर हम के को हटा देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही बनती है। हाँ, या इस पूरे फार्मूले में जो इंपॉर्टेंट बना वो ये मीडियम बन गया, जो एक नई चीज की तरह आया। और मीडियम की वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इफ देयर इज एनी मीडियम। अगर यहां पे हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई मीडियम ले आए तो मीडियम लाने पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम आने पे। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है ना। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी इन एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का मतलब
एप्सिलॉन नॉट का मतलब फ्री स्पेस। बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसी एक्सप्रेशन को, इन्हीं फार्मूलों को। देखो चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है। उमर आप ना माइक ऑफ कर लेना, जब जरूरत हो तो बात कर लेना, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है आपके माइक में। Q1 और Q2 ये दोनों यानी जो चार्ज है वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना, और इसके साथ ये स्केलर है। आप कुछ कह रहे हैं ये कुरेश जी? हैंड रेस किया हुआ है कुरेश जी। Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं किसी भी जगह पे, वो वेक्टर फार्मूलों के साथ ही बनता है फोर्स का। पर अभी हम वेक्टर नहीं लेते, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह से वो सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। देखो फोर्स का डायरेक्ट यूज भी है और थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी है। लिखना ए फ्री बॉल ऑफ मास 10 ग्राम कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power -8 कूलाम। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेना आप भी साधना। ए बॉल ऑफ 10 ग्राम कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power -8 कूलाम। What must be nature and magnitude of charge that should be given to another ball 7 centimeter below the other। क्वेश्चन करने से पहले ये जरूरी होता है कि हम क्वेश्चन को समझ लें। तो मैं क्वेश्चन एक बार समझा रहा हूं, आप समझना। इन्होंने कहा कि यहाँ दो बॉलें हैं, एक बॉल है P जिसका मास हमें दिया हुआ है 10 ग्राम और इसका चार्ज भी हमें दिया हुआ है 5 into 10 to the power -8 कूलाम। इससे नीचे की तरफ 7 सेंटीमीटर पे हमने एक दूसरी बॉल रख दी है Q। आपसे पूछा गया है इस दूसरी बॉल का चार्ज कितना होना चाहिए ताकि पहले वाली बॉल स्टेशनरी बनी रहे, अपनी जगह पे रुकी रहे, स्टेशनरी। ठीक है, डन। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये वाली बॉल ऊपर की तरफ है, दूसरी बॉल नीचे है, और दूसरी बॉल के ऊपर चार्ज कितना हो ताकि ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी हो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जहां भी, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं, चाहे मैकेनिक्स का पोर्शन कर रहे हो, जहां भी कोई भी कंडीशन इक्विलिब्रियम बनाती है, बैलेंस बनाती है ना, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, तो उसका मतलब है उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, रोक रहे होंगे, न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे आप देखोगे। क्योंकि इस बॉल के अंदर मास है तो इसका वेट होगा और वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड साइड में। आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो, माइक को अनम्यूट करके। कुरेश जी, इसका वेट होगा mg जो डाउनवर्ड साइड में होगा, और इसके अंदर एक और फोर्स होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा एंड इट एक्ट आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ जा रहा होगा। इट इज इन बैलेंस कंडीशन, ये संतुलन की अवस्था में है, रुकी हुई है। इसका मतलब F इज इक्वल टू mg आ जाएगा। यहाँ पे F की जगह हम F की वैल्यू लगा सकते हैं। F की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर,
और mg की वैल्यू mg रहेगी। देखो फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने बताई 9 इंटू 10⁹ इट रिमेन कांस्टेंट। आपको पता है Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻8। Q2 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन मार्क है जो आपको निकालनी है। R की वैल्यू गिवन है, M गिवन है, G गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम केवल कंसेप्ट बना रहे हैं। अगर समझ में आ गया उमर तो बता सकते हो अनम्यूट करके। जी सर गेटिंग। ठीक है, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं पहले हम, ताकि आपको रिव्यू भी आ जाए और फंडामेंटल भी बनता चला जाए, है ना। यस सर। आपके पास एक सरफेस है और उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा अगर हम इसके बराबर में नेबर में एक और सरफेस ले आए पास में, तो फिर इन दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रही थी वो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना शुरू कर देगी और थोड़ी देर में देखोगे आप ये दोनों स्फीयर या बॉडीज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को शेयर कर चुके होंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, कैसे कंडक्शन में शेयर करते हैं इसको भी एक बार समझ लेना। लिखिएगा, एक उसको एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं, इस बात को भी लिखना। देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी। बहुत कॉमन है और आसान है, आप कोशिश करना। देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी कैरी चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -0.44 microcoulomb. How many electrons should be transferred so that they carry equal charge? आपके पास दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी के ऊपर अनइक्वल चार्ज है। ए है, ये बी है। ए के ऊपर -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, बी के ऊपर -0.44 माइक्रोकूलम चार्ज है। आपसे कहा गया है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा दें एक से दूसरे के ऊपर ताकि दोनों के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल हो जाए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया और आपके भी आ गया साधना बर्मन। चलो, जब अनइक्वल चार्ज है और चार्ज हमें बराबर करना है, इसका मतलब हमें फाइनली एक कंडीशन तो बनानी है कि चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी। जितना चार्ज ए पे होगा उतना ही चार्ज बी पे भी आ जाना चाहिए फाइनल। इसका मतलब